हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ये बात करी थी, पूरा डिटेल में बता दिया था कि ये हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, ठीक है। फिर उसी लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करी थी, ठीक है, कि चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात करी थी। तो एक तो होता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और एक होता है रेडियो एक्टिव चेंज। फिजिकल रिएक्शंस के थ्रू कोई भी चेंज आ रहा है उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि हमारा कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। रेडियो एक्टिव रिएक्शन से क्या आ रहा है, कोई भी रिएक्शन रेडियो एक्टिव रिएक्शन से वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिव चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। फिर वहीं पर हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो भी दो सब्सटेंस होते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं या फिर बोले रिएक्ट करते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते थे, ठीक है बच्चों। उसको क्या बोलते थे, केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोगों ने ये बात करी थी कि मान लो भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वहां पर कोई रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। मैं तुमसे बोलूंगा भाई मैं यहां पे एक रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैंने जो करके एक रिएक्शन कर दिया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहां पे रिएक्शन हो रही है। तो उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करना भी पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए कैसे करते थे, सबसे पहले इवोल्यूशन देखते थे गैस का, कि कोई गैस रिलीज हो रही है उस दौरान, तो हम लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है। कलर में कोई चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज आ गया, स्टेट में कोई चेंज आ गया, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। या फिर हम लोग बोले कहीं पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है ना, यही सारी चीजें क्या बताती हैं, आइडेंटिफिकेशन बताती हैं केमिकल रिएक्शन का, कि यहां पर क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझे इतनी सी बात, ये नहीं समझे, ठीक है। फिर देखो अब जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो चर्चा करेंगे वो करेंगे केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट को लाइन से पढ़ के समझा दे रहा हूं, फिर भी ना समझ में आए तो फिर तो अपना तरीका है, ठीक है। तो देखो क्या है केमिकल इक्वेशन, देखो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का, समझ गया बात को। अभी देखो नहीं समझोगे तुम ऐसे, ठीक है, बस एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बता दे रहा हूं क्या कह रहा है। देखो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसकी टर्म में, एक सिंबल्स की टर्म, समझ गए बात को, या फिर उस एलिमेंट के फॉर्मूला के टर्म में, ठीक है, ये बात कर ली। और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है विच विल गिव आइडिया अबाउट ट्रू केमिकल चेंज। कुछ ना समझ में आया, अब देखो समझ में तो यहां से आएगा, समझ में ऐसे आएगा, देखो सुनो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखो सुनते रहना अभी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा ना, कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है जब दो या फिर दो से ज्यादा चीजें सब्सटेंस होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं या फिर बोलने कंबाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक उसी पूरा प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते थे। फिर हम लोगों ने ये बात करी थी कि देखो क्या होता है, एक रिएक्शन के अंदर मान लो ये है हाइड्रोजन और यहां क्लोरीन है, ये रिएक्ट करके HCl बना रहा है, समझ गए बात को, HCl बना रहा है। और हमने क्या बताया था, ये जो एरो होगा ना, जो मछली का मुंह है उधर जिधर की तरफ खुलेगा वो वाला साइड क्या होगा, वो पूरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये जो मछली का मुंह के जो पीछे वाला बैक है वो पूरा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। कहने का मतलब है जो एरो है इसकी चोंच जिधर को निकल रही होगी वो पूरा पार्ट क्या, प्रोडक्ट है, और इससे बैक वाला पार्ट पूरा क्या है, रिएक्टेंट है। समझना इस बात को, ठीक है। और हम लोगों ने वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि जब दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं या फिर दो सब्सटेंस ऐसी जो आपस में क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और उससे कंबाइन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी बात कर ली थी। फिर देखो होता क्या है, इसी रिएक्शन को, और जो मैं इस तरीके से लिख दूं कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, क्या रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं स्टेटमेंट की फॉर्म में, सुनते रहना अभी, ठीक है। अब देखो है क्या, तो हमें कोई एक केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी जिसमें एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी जिसमें हमें क्या दे रखा होगा, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। वो स्टेटमेंट ये होगा कि वहां पर क्या है कि हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट किससे कर रही है, देखो हाइड्रोजन गैस है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ।
तो उससे क्या बन रहा है, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। तो देखो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन होता क्या, उसको सुनते ना। जो तुम्हें ये स्टेटमेंट दे रखा है, जो तुम्हें ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसी को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसी के सिंबल्स को यूज करके जो लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब है एक ऐसा जुगाड़ या फिर एक ऐसा तरीका है एक स्टेटमेंट को बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। फॉर्मूला देखो, हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का क्या होता है, गैस का Cl2, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे HCl, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट ना लिख के एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर देना, वही क्या है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन अभी फिर से बता दे रहा हूं, एक ऐसा जुगाड़ बोले, एक ऐसा तरीका बोले ये लिखने का कि कोई स्टेटमेंट दे रखा हो बड़े लंबे से फॉर्म में, उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूला के साथ लिखेंगे। हाइड्रोजन का जो सिंबल है उसको लिख देंगे, फिर क्लोरीन का जो सिंबल है उसको लिख देंगे, वापस में रिएक्ट करके क्या बना रहे, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इतना बड़ा बड़ा नाम ना लिख के इसके सिंबल्स को यूज करके सिंपल एक रिएक्शन लिख देंगे, और वही जो तरीका है लिखने का उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया भाई तुम्हारे पास एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और देख लो। देखो दूसरा एग्जांपल क्या कहता है। अभी हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो केमिकल इक्वेशन देखो है क्या। देखो मान लो तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट ये है कि नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्या है कि नाइट्रोजन गैस है, वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस। समझ गए बात को, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया गैस को फॉर्म कर रहा है। अब एक बात देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसी स्टेटमेंट से हम लोग क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे। और वो जो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, वो एक बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के लिख दो। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब उसको सिंबल के साथ लिख दो, या फिर जो उसका फॉर्मूला होगा उसको लिख दो। तो वही एक जो तरीका है लिखने का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां होता क्या है, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2। ठीक है, फिर देखो ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ये रिएक्ट कर रही है तुम्हारी हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला सिंबल H2। अब देखो ये जब रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रहा है, टू फॉर्म अमोनिया गैस। जो अमोनिया होता है उसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, इसको धीरे धीरे याद आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो देखो ये जो एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो कहने का मतलब देखो इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट को क्या करा, इसके ही सिंबल से हम लोगों ने लिख करके क्या बना दिया, पूरी केमिकल रिएक्शंस को बना दिया। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो वो जो एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसा तरीका है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। फिर अब एक बात देखो भाई, हम लोगों ने क्या करा, इस स्टेटमेंट के साथ इस रिएक्शन को बना दी, इस स्टेटमेंट के साथ क्या करा, इस रिएक्शन को तैयार कर दी। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, पढ़ने में भी आसान है। N2+ याद कर लोगे, सीधा NH3 हो रहा है। मैं इसको और सुंदर बनाना चाहूं रिएक्शन को, ये जो केमिकल इक्वेशन मेरी तैयार हो गई, इस केमिकल इक्वेशन को देखो, ये जो एक केमिकल इक्वेशन यहां पर ये तैयार हो गई, इसको मैं और सुंदर बनाना चाहूं तो किस तरीके से सुंदर बनाऊंगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी देखते रहना। तो देखो मुझे इसको सुंदर बनाना है, तो इसको सुंदर बनाने के लिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब ये हम इसको सुंदर बनाएंगे, और देखो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सुनते रहना। तो देखो, तो हेडिंग लगा लेते हैं भाई, इसको सुंदर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्वेशन विद मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, विद मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन होगी हमें, उससे क्या बनाएंगे हम लोग, किसी एक केमिकल रिएक्शन को बड़ा सुंदर बना लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात इसके अंदर करें तो क्या है, इसकी कहानी सुनते रहना, इसकी कहानी क्या कहता है। ठीक है, कोई भी एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ सुंदर बना देंगे। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, अब देखो इस दुनिया के अंदर
तीन तरीके की फेज होती हैं। फेज मतलब एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है। इस तीन तरीके की फेज होती है। कोई अदर दिखता है क्या स्टेट? नहीं दिखता। तो देखो, एक तो होता है सॉलिड, ठीक है, क्या होता है सॉलिड। तो सॉलिड जो होगा उसका सिंबल सिंपल लिख देंगे हम लोग एस। एस से पता चल जाए क्या है हमारा, सॉलिड है। सेकंड देखो, सेकंड होता है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड से क्या पता चलता है, लिक्विड को सिंपल सिंपल एल लगा तो हमें क्या पता चलेगा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म। थर्ड देखो, गैस का जो सिंबल यूज करेंगे हम लोग वो यूज करते हैं जी, ठीक है, जी मतलब गैस है। फोर्थ टर्म और देख लो क्या है, एक्वस। एक्वस की चर्चा बताऊंगा अभी ढंग से। एक्वस का मतलब होता है AQ, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या है, AQ है। अब एक बात देखो, ये सारी चीजें लिख क्यों थी? मान लो अभी तुम्हारे पास क्या थी इक्वेशन, वो वाली लिखी थी जिसको मैं बोला सुंदर बनाएंगे। कौन सी थी? N2, वो रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, तो क्या बना रहा है यहां से, NH3 बना रहा है, ठीक है भाई। साथ में देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसको मुझे सुंदर बनाना है। तो सुंदर कैसे बनाऊंगा मैं, इनके क्या कर दूं, फेज लिख दूं। फेज मतलब समझ रहे हो, सॉलिड फेज में है, लिक्विड है, गैस है। तो हमें इतनी सी बात पता है कि भाई जो सॉलिड, जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, गैस होता है, तो मैं उसको जी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, तो उसको भी मैं सिंपल किससे, जी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। जी मतलब क्या होता है कि किस में है, गैसेस में। और ये जो अमोनिया होती है वो भी क्या होती है, गैस होती है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा कि गैस। तो एक तो मेरे पास ये तरीका हो गया, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी ना, इंफॉर्मेशन थी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक। उसी से मैंने क्या कर दिया, उस रिएक्शंस को पूरा और अच्छे से लिख दिया सुंदर बना के। कहने का मतलब है मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नाइट्रोजन गैस है, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो मुझे क्या मिल रही है, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इतनी सी बात। सेकंड देखो, मान लो तुम्हारे पास ये एक रिएक्शन और है, एक्वस की बात करूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो देखो यहां से क्या बन रहा है, ठीक है, देखो यहां से क्या बन रहा है। एक तो यहां से देखो वाटर निकल रहा है H2O, ठीक है, क्या बन रहा है, एक तो वाटर बन रहा है H2O, साथ में देखो Na और Cl मिलके क्या बन गया, यहां से नमक बन गया, NaCl टाटा नमक, ठीक है। तो देखो यहां पे NOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, क्या बन गया, NaCl और वाटर बन गया, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो NaCl होता है, एक्वस की कहानी बता रहा हूं। सबसे पहले आयंस बता दो, आयंस क्या होते हैं। आयंस जो होते हैं ना वो चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है। क्या होती है आयंस, एक चार्ज स्पीसीज होती है। चार्ज स्पीसीज का मतलब जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। वो चार्ज दो ही तरीके से होंगे, या तो उसके ऊपर प्लस होगा या उसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब देखो जो यहां पर NaCl है ना, इस पर क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस, यही होता है। अब जो भी आयंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं। और जितने भी आयंस होते हैं ना वो सब किस में होते हैं, ये एक्वस के अंदर होते हैं, किसी एक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, ठीक है। किसके अंदर होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। तो एक्वस का मतलब यहां पे यूज कर लेते हैं हम लोग, पानी है, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जो NaCl होगा ना, ये जो NaCl है वो कहां पर होगा, ये फ्री स्टेट में नहीं होगा, किस में होगा, सॉल्यूशन में होगा। कहने का मतलब वाटर तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वाटर प्रेजेंट है तो उसके अंदर NaCl होगा, तो उसके अंदर Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो ये पूरा टर्म किसके अंदर है, एक एक्वस के अंदर है, ठीक है। तो एक्वस को AQ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। पहला तो तरीका ये हो गया हमें कि इंफॉर्मेशन देना किसी एक केमिकल रिएक्शन का कि उसका फेज क्या है, ठीक है, उसकी फेज क्या है। अब दूसरा देखो एक्वस का, चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, वो देखना। देखो भाई एग्जांपल क्या है वो, देखो आयरन है, ठीक है, सुनते रहना। आयरन है, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है, चलो मान लो आयरन नहीं है, यहाँ पे जिंक मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रखे हम लोग, जिंक ले रखे, ठीक है। वैसे जिंक वाला ज्यादा फेमस है, 12th में भी अच्छा खासा चलता है जिंक पर। ये देखो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो यहां से बन रहा है जिंक सल्फेट और यहां से बन रहा है कॉपर। समझ गया बात को। अब देखो मैं एक बात बता दूं, जितने भी सॉल्ट होते हैं ना, जितने भी सॉल्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, दोनों चार्ज मिलकर क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेगा। पूरा सॉल्ट न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल इसलिए होता है एक पॉजिटिव होगा उसके अंदर, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जितने भी सॉल्ट तुम्हें दिख जाए ना वो सब कहां होंगे, एक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, एक्वस फॉर्म में। तो ये जो जिंक है वो क्या होता है, हमें पता है जिंक क्या होता है भाई, एक सॉलिड होता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसके अंदर जो कॉपर है वो +2 की फॉर्म में होता है, सल्फेट आयन -2 की फॉर्म में होता है। तो ये पूरा सॉल्ट है,
सॉल्ट किसके अंदर होता है, एक्वस के अंदर होता है, तो AQ लिख देंगे। इसी तरीके से देखो यहां पर क्या हुआ, जिंक ने इससे रिएक्ट करा, तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को यहां से हटा के SO4 के साथ जोड़ के यहां पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो देखो होगा क्या, होगा ये कि ये क्या बन गया, इसमें भी जिंक +2 में है और सल्फेट पे कितना है, -2 है, तो ये भी क्या एक सॉल्ट है, और जो भी सॉल्ट होते हैं वो किस में होते हैं, एक्वस में होते हैं, तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग, AQ से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो ये कॉपर क्या है, प्योर फॉर्म में है ना, कॉपर क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसको S लिख दो, ठीक है। ये तो कहानी आ गई एक्वस की। अब देखो सेकेंड बात, पहली इंफॉर्मेशन तो यही थी कि हमें फेज पता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई क्या है, उसकी हम लोग केमिकल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस फेज में है वो, ठीक है। सेकंड देखो, और जो मैं सेकंड बात करूं पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कोई भी इफ एनी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, इफ एनी रिएक्शन, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट पड़ा होगा, या फिर मान लो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, प्रेशर रखा होगा, कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रेशर होगा उस दौरान जब रिएक्शन हुई होगी, कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, टेम्परेचर रहा होगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इनको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो सुनते रहना क्या कहना चाहता हूं। देखो ये वाली रिएक्शन देखी है अभी कि नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, यहां से NH3 बना रहा है, यहां से गैस, यही हो रहा है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, मैं यही तो लिखूंगा कि एक नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, और हाइड्रोजन भी क्या एक गैस है, पहली चीज तो ये लिख दी, और अमोनिया भी क्या होती है, गैस होती है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन हुई है, जब रिएक्शन के दौरान प्रेशर जो था, जो प्रेशर था वो था 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग ATM से लिख देते हैं, कितना है 200 ATM, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैं बोलूं कि जिस दौरान हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं तो उस दौरान टेम्परेचर जो है वो कितना है, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर कितना 200 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो होगा क्या, तो जो चीजें हमें मेंशन है, हमें ये पता है भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो एक इंफॉर्मेशन ये थी गैस होता है, गैस होता है, गैस होता है, खाली चली गई। साथ में मुझे ये भी पता है, इंफॉर्मेशन पता है कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो उस दौरान प्रेशर जो वो 200 ATM और टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेल्सियस है। तो जो भी ये सारी चीजें हमें पता होंगी तो हम उसको कहां लिखेंगे, ये एरो देख रहे हो, ये वाली जो एरो है ना, ये वाली एरो, इसके ऊपर लिखेंगे। हमारी बात क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे। मान लो यहां पर लिखेंगे हम इस एरो के ऊपर कि प्रेशर कितना है 200 ATM और जो टेम्परेचर वो कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सेकंड तो बात ये हो गई कि जब हमें प्रेशर और टेम्परेचर इंफॉर्मेशन है तो हम लोग उसको कहां लिखेंगे, इस एरो के ऊपर लिखेंगे, जिससे हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देंगे, ठीक है। इसकी बात करता हूं मैं कैटलिस्ट की। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी है, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की बात करी है। अब मैं किसकी बात करने आया हूं, अब मैं इसकी बात करूंगा कैटलिस्ट की, कि ये कैटलिस्ट होता क्या, ठीक है। तो सुनते रहना इस कैटलिस्ट की कहानी। इस एग्जांपल में देखेंगे, ये वाला एग्जांपल होता है वो कैटलिस्ट, पहले बता दूं कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है, उसके बाद दिखा दूं। देखो भाई सुनो कैटलिस्ट होता क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये फिर से N2 फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन गया, यहां से अमोनिया गैस बन गई, NH3 गैस, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे एक बात पता है, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, गैस है, ये भी हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है, और जो प्रेशर है वो कितना है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और साथ में देखो टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेल्सियस है। तो जो भी मुझे इंफॉर्मेशन पता है, प्रेशर हो टेम्परेचर हो, उसको मैं कहां लिखूंगा, ये एरो देख रहे हो उसके ऊपर मेंशन करूंगा, जिससे मैं क्या करूंगा, केमिकल इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दूंगा, ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट क्या, ये जब रिएक्शन मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, और मैंने क्या करा, कंटेनर छोड़ो सारी बात, ठीक है, यहां पे एक आयरन ले रखा है मैंने, ठीक है, एक आयरन की प्लेट ले रखी है, ठीक है, आयरन मेटल होता है, प्लेट ले रखी है। इसके ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं, नाइट्रोजन भी पास कर रहा हूं, इधर से नाइट्रोजन भी पास हो रही है, और साथ में हाइड्रोजन भी पास कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके देखो क्या बन रहा है, एक अमोनिया बना रहा है, तो अमोनिया गैस इस तरीके से रिलीज हो रही है। तो भाई इस आयरन का रोल क्या है, ये जो मैंने एक आयरन लिया, आयरन की एक शीट ले ली,
उसके ऊपर क्या किया मैंने, नाइट्रोजन को पास किया, उसकी वेपर्स पास कर दी, हाइड्रोजन की वेपर्स को पास कर दी। जब वो पास कर दी तो उसने क्या करा है, इस आयरन में जैसे मैंने सबसे पहले नाइट्रोजन की वेपर पास करी, जब नाइट्रोजन की वेपर पास करी तो इस आयरन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आयरन ने क्या कर दिया, उसको अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजन को। फिर मैं उसके ऊपर से हाइड्रोजन पास कर रहा हूं तो वो क्या होगा, फिर वो हाइड्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएंगे आपस में, उससे क्या होगा, नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा कि अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है वहां पे। तो ये जो आयरन की मैंने जो शीट लगाई ना, उसका क्या रोल है, क्या रोल है, तो वो जो आयरन की जो है ना, ये जो शीट लगाई है वो किसकी तरह काम करती है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कैटलिस्ट वो होता है जो क्या करता है, किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देगा, कहने का मतलब है रिएक्शन, कोई रिएक्शन क्या हो रही थी 10 मिनट में हो रही थी, तो हम कैटलिस्ट डाल देंगे उसके अंदर तो वो रिएक्शन 5 मिनट में हो जाएगी। समझ रहे हो, 10 मिनट की रिएक्शन कहां ले आया, 5 मिनट में, तो रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा रहा है, कहने का मतलब उसकी रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन खुद जो होता है रिएक्शंस के अंदर वो केमिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कहने का मतलब है आयरन की शीट थी, उसके ऊपर नाइट्रोजन पास कर दिया, हाइड्रोजन पास कर दिया, उससे क्या हो गई, अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। खुद तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा, कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं बना रहा, तो खुद केमिकल सब्सटेंस नहीं बनाता है तो जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ किसी एक केमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देंगे या फिर उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कहने का मतलब रेट को कम कर देंगे, ठीक है। अब जो भी कैटलिस्ट होता है रिएक्शंस के अंदर, उसको देखो कहां लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग इस एरो के या तो ऊपर लिख दो या फिर क्या कर दो, इसको नीचे लिख दो, ठीक है। तो 3 चीजें हमें पता लगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक केमिकल रिएक्शंस को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला तो हमें फेज पता होना चाहिए रिएक्शन, ठीक है, जो भी एलिमेंट है फिर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका फेज पता होना चाहिए। दूसरा प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, कैटलिस्ट पता है, उसको कहां रखेंगे हम, एरो के ऊपर रख देंगे या फिर क्या कर देंगे, नीचे, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने बात कर दी जिससे हम लोग किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव बना के सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अब देखो भाई बेसिकली रिएक्शन जो होती है 2 टाइप की है, अभी बस जस्ट आइडिया बता रहा हूं कि रिएक्शन 2 तरीके की है। 2 प्रोसेस पढ़ने को मिलेंगे तुम्हें, एक तो मिलेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो, ठीक है, इसके स्पेलिंग लिख देता हूं, एंडो थर्मिक प्रोसेस या फिर बोले एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई, ठीक है। और एक दूसरा प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है भाई। तो 2 तरीके के प्रोसेस है, एक तो है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो होती है ना वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। जिस रिएक्शन में क्या होगी, तुम्हारी हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती है, हीट इवॉल्व आउट होती है, कहने का मतलब है हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हम लोग यहां पे रिलीज लिख देना, ठीक है, या फिर बोले हीट क्या हो रही है, इवॉल्व आउट हो रही है। तो मेरे पास 2 तरीके के प्रोसेस हैं। मान लो कोई रिएक्शन हो गई तो उस दौरान मेरी क्या हो रही है, हीट निकल रही है, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। अब कोई एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान क्या हो रही है, हीट को वो रिएक्शन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले उसने क्या करा, 2 सब्सटेंस था वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना पड़ा, नए सब्सटेंस नहीं फॉर्म करा, तो मैं उसको आगे से क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ से हीट दे रहा हूं, ठीक है। तो उसने क्या करा, सब्सटेंस से हीट को एब्जॉर्ब किया, जिससे वो क्या कर रहा है, नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म कर, उसी को क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बन रहा है। समझ गए बात को। तो उसने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब किया ना, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में एग्जांपल की बात करूं मैं इसकी, चूना तो देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको देखो, एग्जांपल देख रहा हूं, एग्जांपल ये है कि घर के अंदर भाई चूना तो होता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट चूने को बोलते हैं, ठीक है। इसको मुझे तोड़ना है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, तोड़ते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और क्या निकलता है यहां से, CO2 गैस निकलती है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया है तो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना है। ये कब बना होगा, इसको जब हम लोगों ने क्या करा, एक हीट दिया है,
समझ गए बात को। तो इस वाले सब्सटेंस को हम लोगों ने क्या करा, हीट जब दिया है तो इसने जब हीट को एब्जॉर्ब किया है जब तो क्या हुआ, वो ब्रेक किया कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर CO2 के अंदर। समझ गया तो, किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो इस दौरान क्या हो रहा है, इसने क्या करा है, इस सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो इस वाली केमिकल रिएक्शन के अंदर ओवरऑल क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कार्बन तो सुना ही होगा ना। जब कार्बन को मैं बर्न कर देता हूं, जला देता हूं, तो हमेशा कहा होगी बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो क्या बनता है, यहां से CO2 गैस रिलीज होती है। समझ गए बात को, CO2 गैस रिलीज होती है और उस दौरान साथ में क्या होती है, कुछ हीट भी रिलीज हो जाती है। क्या होती है, कुछ हीट निकल जाती है। जब किसी कार्बन को क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होगी, तो वहां पर क्या बनेगा, CO2 गैस की फॉर्मेशन होगी, CO2 गैस निकलेगा, साथ में बहुत सारा एनर्जी निकल रही होगी, बहुत सारी हीट निकल रही होगी। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी बोले हीट बोले एक ही बात है, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म, हीट जो होती है फॉर्म होती है एनर्जी की, तो बहुत सारी निकल रही है। तो उस दौरान पूरी रिएक्शन जब हो रही होगी तो उस दौरान क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है ना, हीट इवॉल्व आउट हो रही है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा मैं, कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक साइन कन्वेंशन देखो क्या है, साइन कन्वेंशन देखो, मेरा जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हुआ, तो मैं उस एंडोथर्मिक को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इस एरो के इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हीट लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से प्लस करके हीट लिख दूंगा, तो मैं क्या बता दूंगा कि उस रिएक्शन को देख करके मैं ये जरूर बता दूंगा कि ये रिएक्शन कौन सी हो रही होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, इसको हीट देने की जरूरत है। तो एक मैंने पूरी रिएक्शन को क्या कर दी, अच्छी खासी इंफॉर्मेटिव नहीं बना दी इस बात को मेंशन करके। फिर इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, साथ में प्लस सिंबल लगा रखा है हीट, ये लिख रखा है हीट लिख रखा है। तो ये हीट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, जब मेरा इस एरो के राइट हैंड साइड में लिखा होगा, प्रोडक्ट की साइड में हीट मेंशन होगा, लिखा हुआ होगा, तो वो ये बता देगा इंफॉर्मेशन कि हमारी रिएक्शन जब हो रही होगी तो उस दौरान हीट रिलीज हो रही है। तो कौन सा प्रोसेस होगा, वो एक प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कुल मिला के दो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, प्रोडक्ट की साइड हीट लिखा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, और रिएक्टेंट की साइड लिखा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग कि क्या है, कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो दो सिंबल और बचेगा, उसको और पढ़ाते हैं। देखो यहां पे दो सिंबल की बात करूंगा मैं। पहला ये कि जब भी हमारी कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, किसी रिएक्शन के दौरान कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, तो जो मैं सिंबल यूज करूंगा, जो भी मैं सिंबल यूज करूंगा, या फिर बोलूं मैं एरो का जो यूज करूंगा, वो सिंबल ये यूज करूंगा। समझेगा, तो इस तरीके से ये एरो यूज करूंगा। ठीक है, कोई भी गैस इवॉल्व हो रही होगी, कहने का मतलब है देखो क्या है, जैसे मेटल है कोई भी, ठीक है, मान लो सोडियम है, ठीक है, वो रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहां पे देखो क्या बन रहा है, जब कोई भी मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ NaOH बन जाएगा। ठीक है, साथ में देखो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये जो गैस होगी ना, इसके साथ में इस तरीके से एरो को मेंशन कर दूंगा, सिंबल मेंशन कर दूंगा। तो इस एरो का देखो मतलब क्या है, इस एरो का मतलब यह है कि हाइड्रोजन एक गैस है, वो जब रिएक्शन के दौरान बन रही है तो वो क्या हो रही है, इवॉल्व आउट हो जा रही है, वो रिलीज हो जा रही है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से मान लो एक फ्लास्क है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इस तरीके से वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, H2O वाटर है, पानी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बाहर से सोडियम डाल रहे हैं। बाहर से क्या कर रहे हैं, सोडियम डाल रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सोडियम के 2-3 टुकड़े डाल दिए। तो यहां से देखो इसी रिएक्शन में क्या बन रहा है, इसी रिएक्शन में सोडियम वाटर के साथ मिला के क्या बन रहा है, इस तरीके से एक नया सब्सटेंस बन रहा है सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो वो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो रिएक्शन में इस तरीके से इवॉल्व आउट हो जा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इस वाले एरो से ऊपर वाले साइन से ये दिखा दे कि भाई ऊपर में उड़ के कहां जा रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है, तो जब मुझे ये पता चल जाए कि भाई हमारी कोई गैस है वो क्या हो रही है, इवॉल्व आउट हो रही है, तो मैं उस केमिकल रिएक्शंस को अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव बना सकता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो एक बात और, एक बात ये है कि ठीक है, अब तो ये वाली बात होगी। एक तुमने कभी पीपीटी सुनी होगी, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। नॉर्मल घर के अंदर जब चूना वगैरह कराया होगा तो चूने को जब पानी के अंदर डालेंगे तो देखो थोड़ा बहुत जो चूना होता है ज्यादातर मात्रा में क्या होता है, घुल जाता है, और कुछ जो चूना बच जाता है वो नीचे क्या होता है, पाउडर फॉर्म में इकट्ठा होकर के क्या बन जाता है, नीचे रुक जाता है, बैठ जाता है पानी के नीचे, यही होता है। तो जो नीचे जो पानी के अंदर बैठ जाता है, जो फिर क्या होता है, वो घुलता नहीं है पानी के साथ, तो वो जो होता है ना, उसी को बोलते हैं ना प्रेसिपिटेट। ठीक है,
तो देखो एक बार बता दूं, मान लो तुम्हारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास एक पानी भरा हुआ है, वाटर, ठीक है। जब पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, देखो बाहर से चूना डाल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। जब इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला तो कुछ जो चूना था वो इसके अंदर घुल गया, कुछ चूना जो था वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, और कुछ जो चूना था वो क्या हो गया, उसके पार्टिकल्स इकट्ठे होकर के वो यहाँ बैठ गए, वो क्या हो गए, यहाँ बैठ गए। अब ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब क्या होंगे, वो इनसॉल्यूबल होंगे। इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो क्या होते हैं, घुलते नहीं है। फिर सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाएंगे, इनसॉल्यूबल मतलब जो घुलेंगे नहीं। तो ये जो बैठ गए हैं नीचे वो क्या हो रहे हैं, इनसॉल्यूबल है, वो वाटर के साथ घुल नहीं रहे। ये जो एक इनसॉल्यूबल टाइप का जो सब्सटेंस बन गया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई प्रेसिपिटेट की बात। अब देखो मैं एक एग्जांपल से लेके चल रहा हूं कि इंफॉर्मेटिव की बात करूंगा, मैं इंफॉर्मेटिव पे जाऊंगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव। अब देखो किसी भी एक रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, किसी भी एक केमिकल, एक तरीके से यहां भी तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तो उसको मैं सिंपल किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, उसकी बात करता हूं। तो रिप्रेजेंट जो होगा ना वो इस वाले एरो से होगा, इसका एरो बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। एरो क्या होगा, एरो होता है वो इस तरीके से, ठीक है, नीचे डाउनवर्ड, ये जो डाउनवर्ड वाला जो एरो है ना, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, वो रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां से देखो क्या हो रहा है, ये जो Na है, ये जो सोडियम है, ये क्या करता है, ये क्लोरीन के साथ, ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके NaCl बना देगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बनाएगा, NaCl बना देगा। साथ में देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ मिलकर के, SO4 के साथ मिलकर के क्या बना रहा है यहाँ पे, BaSO4 सल्फेट बना है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, उसकी एक पीपीटी बन जाती है, समझ तो क्या बनती है, पीपीटी। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसका साइड में लिख देना, विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, इस तरीके से। इसके बेरियम सल्फेट के नीचे इस तरीके से एरो होगा डाउनवर्ड की तरफ। तो ये जो डाउनवर्ड की तरफ है ना एरो, ये क्या बता रहा है कि ये जो बेरियम सल्फेट है इसकी क्या हो चुकी है, इस एक तरीके का सॉल्यूशन है फ्लास्क के अंदर, ठीक है, और ये रिएक्शन हो गया और यहाँ पर बेरियम सल्फेट आकर के बैठ गया है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग भाई किसी भी एक रिएक्शन दे रखी है, उसके हम लोग फेज लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी बात ये है, सेकंड ये देखा हुआ था कि कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमें किसी रिएक्शन के अंदर हमें सारा इंफॉर्मेशन पता हो, कैटलिस्ट कौन सा है इस रिएक्शन के अंदर, टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है, ये सारी चीजें पता है, तो मैं उस एरो के ऊपर लिख सकता हूं या फिर डाउनवर्ड लिखूंगा, जगह कम पड़ गई तो, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, एंडो एक्सोथर्मिक की तो बात कर ही ली थी कि रिएक्टेंट की साइड हीट होगा तो एंडोथर्मिक होगा और प्रोडक्ट की साइड होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और ठीक है, फिर एक बात करी थी कि जो गैस इवॉल्व आउट होगी तो उसको हम लोग अपवर्ड एरो से शो करेंगे। देखो इस वाले रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग वो जो रिएक्शन लिखी थी ना वहां पे, उसको हम लोग फर्दर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो थोड़ा विजिबल नहीं था, ठीक है। तो हम लोग पीपीटी की बात कर रहे थे, प्रेसिपिटेट की, प्रेसिपिटेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या था, यहाँ पर था Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, ये रिएक्शन कर रहा था बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। जब ये यहाँ से रिएक्शन कर रहा था तो यहाँ से देखो क्या बन रहा था, Na और Cl को मिला करके यहाँ से NaCl बन रहा था, ठीक है बच्चों। साथ में देखो क्या हो रहा था, यहाँ से बेरियम है और यहाँ से सल्फेट मिला के देखो क्या बन रहा था, यहाँ से बेरियम सल्फेट बन रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है, इसकी एक प्रेसिपिटेट बन जाती है, ठीक, क्या बन जाती है, पीपीटी बन जाती है। प्रेसिपिटेट को पीपीटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहने का मतलब देखो एक तरीके के इस तरीके से फ्लास्क ले रखा था और इसके अंदर एक सोडियम सल्फेट भर रखा था, ठीक है बच्चों। क्या भर रखा था, एक सोडियम सल्फेट भर रखा था। तो इस सोडियम सल्फेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से बेरियम क्लोराइड को डाल रहे हैं, क्या कर रहा हूं, ऊपर से बेरियम क्लोराइड को डाल रहे हैं। तो इसी सॉल्यूशन के अंदर क्या बन रहा है, एक तो NaCl बन रहा है, ये जो ब्लू कलर का वो क्या बन रहा है, NaCl सॉल्ट बन रहा है। साथ में यहाँ क्या बन रहा है, कुछ थोड़े जो सब्सटेंस है वो नीचे बैठ गए, वो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बैठा हुआ ना उसी को क्या बोलते हैं, पीपीटी। वो पीपीटी किसकी बनी हुई है यहाँ पर, बेरियम सल्फेट की,
BaSO4 की बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो BaSO4 होता है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, कोई भी पीपीटी होती है उसको डाउनवर्ड एरो से शो कर देते हैं, तो उससे क्या पता चल जाता है, उस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना देता है, ठीक है बच्चों। देखो ये तो सारी बातें हो गई केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कि हम लोग केमिकल इक्वेशन है उसको किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो सुनते रहना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप्स की जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो भी तुम्हारी केमिकल रिएक्शन होती है, जो फर्स्ट टाइप की होती है उसके सारे टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप की होती है, फिर उनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट होती है उसे बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। सेकंड जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है, अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये जो मेजरली तौर पर जो है वो चार तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। एक तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो एक दूसरे का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग सारे रिएक्शंस की चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन से हमें देखो एक बात तो जरूर पता लग गया, आइडिया लग गया है कि दो चीजें क्या हो रही होंगी, कॉम्बिनेशन में कंबाइन वर्ड आ रहा है, तो कंबाइन का मतलब है कि दो चीजें आपस में क्या कर रही होंगी, कंबाइन कर रही होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एग्जांपल से सुनते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं उससे करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 है, वो रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, ठीक है, और यहां से वाटर बन रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल किसका हो गया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मैं पहले एग्जांपल लिख दूंगा, उसके बाद कंक्लूजन निकालूंगा, उसको देखते रहना क्या कंक्लूजन निकला, और उससे समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। H2 है, Cl2 है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, यहाँ से HCl बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो है क्या, यहां पर दो सब्सटेंस है, एक ये वाला सब्सटेंस, ये सब्सटेंस, दो सब्सटेंस है, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, तो कहने का मतलब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, दो चीजें आपस में, सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म किया है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो सब्सटेंस, दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो या फिर दो से ज्यादा भी हो, वो आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन करके एक नया सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देख लो, दोज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कंबाइन to form single substance known as, ठीक है, इसको लिख लेना नॉन एज, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना नॉन एज, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें आपस में कंबाइन कर लेंगे, या फिर क्या होगा, दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, उससे क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो सेकंड जो हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई चीज भाई डिग्रेडेशन हो जा रही है, डिकम्पोज हो जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे,
डिकम्पोजिशन। यहां पर देखो क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस का कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड देखो हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो डिकम्पोजिशन पोजीशन रिएक्शन, तो देखो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। सेकंड टाइप का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना है भाई, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना जिसको बोलते हैं। जब इसको हम लोग यहां से हीट करेंगे, हीट, ये जो डेल्टा होता है ना वो साइन किसका होता है, हीट का होता है। तो वो ब्रेक करता है कैल्शियम ऑक्साइड में और यहां से निकलता है CO2। तो यहां पर देखो ये एक सिंगल सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है, सिंगल सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, समझ के बात को, इसका डीके हो रहा है, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, बोले इसलिए क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। तो उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको देखो उल्टे से सोचे, रिवर्स तरीके से सोचे, अपोजिट तरीके से। तो कैल्शियम ऑक्साइड है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो दो चीजें, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखो इसी का जब हम लोग उल्टा कर देंगे, उसी सिंगल सब्सटेंस को हम लोग फर्दर हीट दे दे करके उसको तोड़ देंगे किसमें, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस break into टू और मोर सब्सटेंस, दो या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसी रिएक्शन को बोलते हैं इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने इसको अपोजिट क्यों बोला, कॉम्बिनेशन से, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो चीजें क्या हो रही है, आपस में कंबाइन कर रही हैं और उससे क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। उसी सिंगल सब्सटेंस को हीट देकर हमने ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, फर्दर दो सब्सटेंसेस में ब्रेक कर जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो एक बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो सुनते हैं ना इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये बड़ा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फंडा, इसको समझेंगे। डिस्प्लेस मतलब समझ लो, किसी चीज का वहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। कहने का मतलब है भाई दो लोग हैं, अभी अच्छे से समझा रहे हैं इसको, ठीक है। तो हेडिंग लगा ले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, मान लो भाई ये दो लोग हैं, ठीक है, ये इस तरीके से दो लोग हैं, एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की बना रहे हैं, ठीक है, एक लड़की बना रहे हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी चुटिया सी बना दे रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से चुटिया निकल रही है इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक लड़का है भाई, ठीक है, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ठीक है। इसकी कहानी सुनते हैं ना, क्या होता है, इस लड़की को एक लड़का दिखाई दे जाता है, एक लड़की को एक लड़का दिखाई दे देता है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये बड़ा ही सुंदर लड़का दिखने में, ये जो लड़का है वो बड़ा ही स्मार्ट लड़का है, बहुत ही सुंदर लड़का है देखने में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये लड़की क्या करती है, ये लड़का लड़की आपस में भाई कंबाइन करे हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका अच्छा खासा इंटरेक्शन हो रखा है, बॉन्डिंग हो रखी है, बातचीत अच्छी है इनकी, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इस लड़की को एक लड़का, सुंदर लड़का दिखाई देता है, सुंदर लड़का दिखाई देता है। भाई ये क्या करता है, इस लड़के को एक लात मार के भगाती है अपनी जिंदगी में से, और फिर क्या करती है, ये लड़की इसको, लड़के को डिस्प्लेस कर देती है अपनी जिंदगी में से, और अपनी जिंदगी में किसको ले आती है, वो इस लड़के को लेके आ जाती है। तो एक तरीके से क्या कर रही है, ये जो लड़का है, सुंदर लड़का जो है, वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है देखने में। कहने का मतलब है, अट्रैक्टिव का मतलब केमिस्ट्री के टर्म में बात करें, वो क्या है, रिएक्टिव है बहुत ज्यादा देखने में। जब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या कर रहा है वो, ये जो दूसरा लड़का है, इसको अपनी उसको रिमूव कर दे रहा है, वहां से डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, उसकी पोजीशन को हटा दे रहा है, और खुद क्या कर रहा है, उस लड़की के साथ अपनी एक नई पोजीशन को डेवलप कर ले रहा है, ठीक है। यही हो रहा है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये जो सुंदर लड़का है वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से कंबाइन कर ली, ये हो गई लड़की, इसकी चुटियां निकाल दो यहाँ पे, और ये सुंदर लड़का, इन दोनों के बीच में क्या हो गया,
अच्छा खासा इंटरेक्शन के बॉन्डिंग आ गई, और इसको क्या कर दिया, इसको लात मार के यहां से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसको भगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया, या फिर बोले इसका क्या हो गया, रिमूवल कर दिया। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा, एक एंटर करेगा, एक कोई बंदा एंटर करे जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरे एलिमेंट का रिमूवल होगा उसकी जगह से, या फिर बोले डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देंगे। अभी सर डेली लाइफ को हम लोग रिएक्शन पे लगाएंगे, ठीक है, देखते रहना क्या है उसी कहानी सुनो। देखो कहानी क्या है इसकी, मान लो देखो क्या है, जैसे जिंक है, जिंक है, ये रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट के। तो देखो क्या बन रहा है, मैं तुम्हें एक कहानी से सुना रहा हूं। देखो हम क्या है, छोटी क्लास में होते हैं, 7th 8th 9th क्लास में होंगे, तो हमारी मैडम क्या करती है, हमें लैब में लेके जाती है, केमिस्ट्री लैब के अंदर जाती है, और उस केमिस्ट्री लैब के अंदर क्या करती है, कंटेनर लेके आती है, और वो जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर जो होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर के लाती है, ठीक है। हमारी जो मैडम वो क्या करती है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर के लेके आती है उस कंटेनर के अंदर। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। किस कलर का सॉल्यूशन होता है, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। मैडम कहती है आओ बच्चों तुम्हें हम क्या करें, एक जादू दिखाएं, क्या करें, जादू दिखाती है। मैडम कहती है देखो बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, मैं इस ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीले कलर का है, ब्लू कलर का है, मैं इसको व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसका कलर बिल्कुल फेड कर सकती हूँ, कहने के मतलब इसको कलरलेस बना सकती हूँ। तो भाई बच्चे सोचेंगे भाई मैडम तो यहाँ जादू कर रही है, लेकिन देखो होता क्या है, जैसे मैडम इस कंटेनर के अंदर क्या करती है, एक रॉड डाल देती है, वो जो रॉड होती है ना वो एक जिंक मेटल की रॉड को डाल देती है। तो जैसे इस मैडम ने क्या करा, इस जिंक रॉड को क्या कर दिया, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो ये जो ब्लू कलर था ना सॉल्यूशन का, वो कन्वर्ट हो गया कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कलर कैसा बन गया सॉल्यूशन का, कलरलेस हो गया। जब कलरलेस हो गया तो भाई बच्चे तो कहेंगे भाई जादू हो गया, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई ऐसा जादू वादू कुछ नहीं होता, एक तरीके से यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या होती है, मान लो ये जिंक है, ये जिंक है, ये जिंक रॉड ले रखी, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इनके बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन देखो किस तरीके से होता है, ये जो जिंक होता है ना, इसकी रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो क्या करता है, वो जिंक जो होता है ना, इस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, और इस कॉपर को क्या करता है, इसकी पोजीशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। अभी बताया ना, वो जो सुंदर लड़का उसकी जिंदगी में एंटर करता है, उसको क्या करता है, उस लड़के को डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरीके से क्या है, जिंक जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है, इस कॉपर को इस सॉल्यूशन में से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिला करके यहाँ पर एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना जाता है, ठीक है। तो ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा, साथ में क्या होगा, कॉपर को तो वहां पे डिस्प्लेस कर देगा भाई, यही करेगा। अब देखो ये जो जिंक कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, कैसा था, एक ब्लू कलर का था, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे जिंक के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जो कैसा कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाइट कलर ना बोले तो क्या बोल देंगे हम लोग कि एक कलरलेस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहां पर देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जो एक तुम्हारा एक्टिव एलिमेंट होता है, या फिर बोले जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, भाई जिसकी ताकत ज्यादा वही तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। भाई कोई बदमाश आदमी वो किसको मारेगा, वो सीधी सी बात है भाई, अपने साल के बाद अपने से ज्यादा दौदा ब्राह्मण को तो मारने जाएगा नहीं, समझ गए बात को। तो ऐसे ही है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, वहां से उसकी पोजीशन पे से रिप्लेस कर रहा है, फिर डिस्प्लेस कर रहा है, उसके साथ अपनी पोजीशन बना दे रहा है, ठीक है। तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी लिख देता हूं कि थ्योरी क्या है इसकी, ठीक है। इसकी कहानी देखो, देखो कहानी ये है, those reaction in which more reactive element displace the less reactive एलिमेंट वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन एज, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एज
ये देखो नॉन एज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहानी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म हो गया, अब बात करता हूं मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। देखो तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड से क्या बना हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट नाम दे देंगे, और दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उस रिएक्शन का क्या नाम दे दिया उन लोगों ने, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जैसे तुम्हारे पास ये एक तरीके से हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं उससे समझा रहे हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो देखो होता क्या है, ये जो कॉपर है वो क्या करता है, ये जो सोडियम है वो क्या करता है, सीधा यहां से सल्फेट को पकड़ेगा। सोडियम क्या करेगा, सीधा सल्फेट को यहां से पकड़ेगा। तो यहां से देखो क्या बनाता है, यहां से सोडियम है वो सल्फेट को पकड़ के यहां से सोडियम सल्फेट बना देगा, Na2SO4 बना देगा। ठीक है, फिर देखो होता क्या है, अब ये कॉपर भी तो बोलेगा भाई, यहां पर इसके पास जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहां पर क्या था, कॉपर सल्फेट था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम था और OH था, इतने पार्ट को देखो, सोडियम था और यहां क्या था, OH था। कॉपर सल्फेट में Cu था और यहां क्या था, SO4 था। तो सोडियम ने क्या किया, इस सोडियम ने इस सल्फेट को पकड़ करके कंपाउंड बना दिया यहां पे सोडियम सल्फेट। ठीक है, फिर देखो कॉपर क्या सोचेगा कि भाई मैं क्यों क्या करूं, इस कॉपर, ये कॉपर क्या सोचेगा, इस ऑक्सीजन को पकड़ के मैं भी तो कंपाउंड बना सकता हूं यहां पे। तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो देखो क्या बनेगा, वो जो कंपाउंड होगा वो बनेगा CuSO4, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो देखो होता क्या है, जैसे में कॉपर सल्फेट है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और इसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं तो यहां से देखो सोडियम क्या कर रहा है, इस कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इस सोडियम ने क्या करा, एक बार डिस्प्लेसमेंट किसका, कॉपर का, किससे, तो कॉपर को जब डिस्प्लेस किया तो अपनी जगह यहां बना के सोडियम सल्फेट बना दिया। फिर कॉपर देखो क्या कर रहा है, कॉपर भी तो क्या कर रहा है, इस OH को डिस्प्लेस कर रहा है, इस सोडियम को भी तो डिस्प्लेस कर रहा है। कहने का मतलब है इस रिएक्शन के अंदर देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एक बार सोडियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है यहां से, और कॉपर क्या कर रहा है यहां से, सोडियम को डिस्प्लेस कर, जब भी तो कॉपर क्या कर रहा है, सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एक कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहां से, सॉरी यहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड है, गलती दी। ठीक है, यहां पे क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बन गया। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या कहता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और किसी फर्दर एक ही रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कहने का मतलब हम लोग बात करें, मान लो यहां से एक AB है और वो रिएक्ट कर रहा है CD के साथ, तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये जो A है वो क्या कर रहा है, इस C को रिप्लेस कर रहा है, इस C को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, D के साथ मिलके एक AD टाइप का कंपाउंड बना रहा है, और ये जो C है वो क्या कर रहा है, इस A को डिस्प्लेस करने के बाद इस B के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। समझ गए बात को, ये पूरा फिनोमेना चल रहा है। तो A की रिएक्शन में देखो क्या रहा है, A जो है वो क्या कर रहा है, यहां से C को रिप्लेस कर रहा है, तो D के साथ कंपाउंड बना दिया। ऐसे देखो ये जो C है वो क्या कर रहा है, इस A को डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, इस B के साथ, यहां पर B लिख दो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, B के साथ क्या बना रहा है, कंपाउंड बना है। तो A की रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं आगे, जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो देखो बच्चों, मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है ना अभी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वन सब्सटेंस होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है, या फिर बोले तो वो क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है उसका, किसके अंदर है, एक दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, यही होता है। अब देखो मैं वहां पे एक चीज बताना भूल गया था, तो एक चीज मैं यहां बता दे रहा हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो कितने टाइप की,
तो पहला होता है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन देखो क्या है, जब भी तुम्हारा कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो गई, मान लो इन जनरल मैं बोलूं कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, वो क्या हो रही है? हीट की प्रेजेंस में क्या हो रही है? रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो क्या बोलेंगे उसको? कौन सा डिकम्पोजिशन? हीट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये वर्ड जहां पर भी दिख जाना थर्मल, चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो हम लोग समझ जाते हैं थर्मल मतलब क्या होती है? हीट होती है। तो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड थ्रू हीट, कोई भी केमिकल रिएक्शन वो किसके थ्रू प्रोसीड हो रही है? हीट के थ्रू प्रोसीड हो रही है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको क्या कर रहे थे? यहां से हीट दे रहे थे। ये डेल्टा साइन किसका होता है? ये जो डेल साइन होता है ना, वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से देखो ब्रेक कर रहा था किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और यहां से CO2 के अंदर ब्रेक कर रहा था। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किसकी हीट की प्रेजेंस में क्या हो रही है? प्रोसीड हो रही है, चल रही है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सेकंड देख लो पहले, उसकी मैं बाद में बात करता हूं। पहले देख लो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो जब भी मैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की बात करता हूं। तो देखो फोटो वर्ड जहां पर भी लगाओ ना, ये जो फोटो वर्ड जहां पर भी लगाओ, इसका मतलब होता है लाइट। समझ गया आपको? क्या होता है इस फोटो वर्ड का मतलब? क्या होता है? लाइट। तो भाई तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो, लाइट डालते जा रहे हो, तो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। तुम लोग क्या बोले? कौन सा डिकम्पोजिशन है? वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो देखो कोई भी रिएक्शन तुम्हारी प्रोसीड हो रही है, प्रोसीड थ्रू लाइट। ठीक है, लाइट के थ्रू प्रोसीड हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि वहां पर क्या हो रहा है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मान लो यहां HCl है, ठीक है, और मैं यहां से क्या कर रहा हूं? HNu। ये जो HNu होता है ना, ये छोटे छोटे सिंबल ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आएंगे, 11th में भी काम आएंगे। HNu जो होता है ना, वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। समझ गया? तो HNu क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है? लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो HCl जब डिकम्पोज होता है तो किसमें ब्रेक होता है? H2 के अंदर, और किसके अंदर? Cl2 के अंदर। तो यहां पर HCl का डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो इतना। फिर नेक्स्ट देखो, एक और टाइप का बच के डिकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको समझना थोड़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखो अपना वाटर है, H2O है, कभी देखा वो भी डिकम्पोज करता है? भाई डिकम्पोज करेगा, फिर तो तुम अपने घर में पानी लोगे और उसको डिकम्पोज करा दोगे। जब डिकम्पोज कराओगे तो क्या होगा? H2O का डिकम्पोज करने के बाद हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो भाई तुम तो आराम से घर के अंदर क्या करोगे? ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा तो होगा नहीं कि घर के अंदर तुम डिकम्पोजिशन करना शुरू कर दोगे। तो देखो होता क्या है, हम लोग थर्ड टाइप की जो बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में देखो होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास ये H2O है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन करना है, तो इसका डिकम्पोजिशन क्या आसानी से कर लोगे? भाई घर के अंदर भी तो पानी होता है, तुम डिकम्पोज करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लोगे। ठीक है, तो ऐसा तो भाई ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करने लग जाओगे तुम, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा, ये H2O का डिकम्पोजिशन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो H2O का जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। इसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देंगे, जिससे क्या हो रहा है? वाटर का डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। किसके थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू प्रोसीड हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, या फिर बोले हम लोग कोई भी डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है, फिर बोले प्रोसीड हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हम लोग प्रोसीड थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू प्रोसीड हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस
डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारी मेजरली 4 टाइप की थी रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और क्या था डबल डिक, ये सारी चर्चा कर ली। फिर इसी के अंदर हम लोग ने टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन को देखा है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहां रह गई थी तो वहीं पे हम लोग ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को देखा। ठीक है, अभी हम लोग फर्दर मूव करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तुमने अभी ध्यान से सुन लेना तो 11th में बहुत यूज करने वाला है, समझिए बात को। और बहुत सारी चीजें बता दिया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे जस्ट तो 10th में बेसिक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करके मैं बता दूंगा, समझ गए बात को, उसके सुनते रहना। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेंगे ना तो उसी के साथ साथ एक चीज और पढ़नी होती है हमें, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको ऐसा दिमाग में भर दूंगा कि बस पूछो ना, बस उसे सुनते रहना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वहीं पे हम लोग बात कर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की मैं बात करता हूं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ठीक है बच्चों, किसकी बात करता हूं मैं, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करता हूं। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें अच्छे से बात कर लेंगे, एक एक चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते रहना इसमें होता क्या है। ठीक है, जरा इसको नोट करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। ठीक है, जब तक इंक डाल रहे हैं इसके अंदर। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, मैं कुछ रिमेंबर पॉइंट बताऊंगा, उसको सुनते रहना। ठीक है, पहले रिमेंबर पॉइंट से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन की बात करता हूं। ठीक है, और मैं इधर बात करता हूं रिडक्शन की। ठीक है बच्चों, एक तरफ मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिडक्शन की बात कर रहा हूं। तो एक रिमेंबर पॉइंट ध्यान रखना, वो रिमेंबर पॉइंट देखो क्या है, ये जो रिमेंबर पॉइंट है इसको सुनते रहना। देखो ये जो ऑक्सीडेशन है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब कहीं ना तो कहीं ऑक्सीजन आ रहा होगा। तो रिमेंबर पॉइंट ये है, जब भी भाई तुम्हारा किसी भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन हो रहा होगा ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या दूसरे टर्म में बोले रिमूवल हो रहा होगा हाइड्रोजन का, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन होगा ऑक्सीजन को, तो उसका क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। या फिर कहीं पर क्या होगा, हाइड्रोजन का किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिमूवल हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, कि वो क्या है, वहां पर भी एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर देखो रिडक्शन की मैं बात करूं तो रिडक्शन के लिए भी रिमेंबर पॉइंट है भाई कुछ। रिमेंबर पॉइंट देखो क्या है, जहां पर एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का, पहला तो यही है कि एडिशन होगा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन। या दूसरा मैं बोलूं क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल भी क्या कहलाएगा हमारा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें हैं यहाँ पे, उसको सुनते थे। एक तो मैं ऑक्सीडेशन पढ़ रहा हूं और यहाँ पर क्या पढ़ रहा हूं, साथ में रिडक्शन पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये पढ़ रहा हूं। तो रिमेंबर पॉइंट ये है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा होगा तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का, रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का, तो उसको क्या बोलूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी। अब देखो यहां पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, यहां पर देखो रिमूवल हो रहा है, अपोजिट काम कर रहे हैं इसके। यहां पर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, लेकिन रिडक्शन में देखो इसका अपोजिट काम नहीं कर रहा, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो यहाँ क्या होगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। यहाँ पर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं, कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो वहां पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा, रिमूवल हो रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। और मैं बोलूंगा कि भाई ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो मैं उसको फिर भी क्या बोलूंगा, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये तो बात चर्चा कर ली। फिर देखो मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल क्या है,
एग्जाम्पल ये है, जैसे CH4 है, ठीक है, CH4 मीथेन है, और यहां ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, CO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब देख लो, अब देखते रहो इसमें क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि ये CH4 है, इसके अंदर देखो क्या है, एडिशन। CH4 के अंदर जो कार्बन है, कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन यहाँ पर कार्बन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा ऑक्सीजन का। क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा। समझ रहे हो बात को। तो यहां से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, कौन सा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लूं, तो एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसके नीचे स्पेस कम है। तो मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। समझ गया तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वाले प्रोसेस में भी देखो क्या हो रहा है, जब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा ऑक्सीजन का, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे जब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर देखो रिडक्शन की मैं बात करूं तो क्या होगा, इसके एग्जांपल लेता हूं मैं रिडक्शन का। अब देखो इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जब देखो ब्रेक कर रहा है, इसको मैंने हीट दे दी यहां से, तो ये मैग्नीशियम में, और यहां से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो यहां से देखो, यहां जाने में क्या हो रहा है, इधर से जब मैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम पे गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना ऑक्सीजन का। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। समझ गया आपको। तो जो जब भी रिमूवल होता है ऑक्सीजन को, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये तो भाई इन जनरल वाली बात हो रही, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन होता है जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतनी सी बात समझ गए। ये तो स्टेटमेंट हो गई। एक नए तरीके से, एक तो हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इस तरीके एक्सप्लेन करने का, एक और होता है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, वो देखो थोड़ा 11th में बहुत ज्यादा काम आता है इसका, ठीक है, और 12th में बहुत ज्यादा काम आता है, उसको सिखाने जा रहा हूं। देखो वो क्या कहता है, ठीक है, वो क्या कहता है, उस वाले स्टेटमेंट को देखेंगे, बड़ा मजा आता है। ठीक है, बस जस्ट नॉर्मल बड़ा आसान है, उसको सुनते रहना। ठीक है, तो यहां पर मैं ऑक्सीडेशन लिखता हूं फिर से, और यहां पर मैं लिखता हूं रिडक्शन। ठीक है, इधर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा, इधर किसकी बात करूंगा, रिडक्शन। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये जो अब बताने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, ये 11th 12th में दोनों जगह काम आता है। एक तो एडिशन वाला ऑक्सीजन जो इससे पहले बात करी, और ये वाला भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। 12th में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वहां पे तो बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो देखो एक तो टर्म हो गया ऑक्सीडेशन का, वहां बात ही कर ली थी। ऑक्सीडेशन का एक मतलब और होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई क्या कर रहा है, स्पीसीज है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ गया, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रिडक्शन की बात करूं मैं। रिडक्शन का मतलब होता है जब भी कोई स्पीसीज है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो, कोई एक इलेक्ट्रॉन को भाई लॉस कर रहा है, तो क्या होगा वहां पे, ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन को खा रहा होगा, मतलब गेन कर रहा होगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। और जब भी मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसी को क्या बोलूंगा, कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ऐसे समझ नहीं होगा, ऐसे आएगा। जैसे मान लो यहां पर जिंक है, जिंक है, और जिंक क्या एक मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, और जो मेटल है वो इस धरती पर आए हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो जिंक जो है वो किस में ब्रेक कर रहा है, Zn+2 के अंदर जा रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिंक किस में ब्रेक हो रहा है, Zn+2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहां पर बात करता हूं मैं, तो इस वाले एग्जांपल में देखो क्या है, एक तो इसका एग्जांपल हो गया किसका, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, जब जिंक से Zn+2 में गया है, तो इसने क्या किया है, यहां से देख लो, इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस करा है इसने। समझ गया, तो जिंक से Zn+2 में क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। दूसरा देखो क्या है, रिडक्शन का एग्जांपल। रिडक्शन का एग्जांपल ये है, कॉपर +2 है, वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या फिर बोलूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन को खा रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो इसी को क्या बोलता हूं मैं, रिडक्शन।
तो ऑक्सीडेशन का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्पीसीज लॉस करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का गेन करती है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखो एक बात, इसने क्या किया यहां से यहां जाने में, इसने यहां से यहां देखो क्या किया है, कॉपर +2 ने क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन को खाया है और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। फिर यहां पर देखो, इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, रिडक्शन। ठीक है, इतनी सी बात। अब देखो होगा कि कैसे हमें पता चलेगा, तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा होगा किस तरीके से आपने बता दिया भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो फंडा ये है, ये एरो देख रहे हो, इस एरो के इधर की साइड इलेक्ट्रॉन दिख गए ना तुम्हें, ये एरो देख रहे हो, ये वाला एरो इसके इधर दिख गए, तो समझना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये जो एरो देख रहे हो, इसके राइट हैंड साइड में होगा तो इलेक्ट्रॉन, तो बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, गेन कर रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, इतना समझे। अब देखो ये दो रिएक्शन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, एक नए टर्म को डिफाइन करने आऊं मैं यहां पे, उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो दो रिएक्शन जो है ये, इसको दोबारा से मैं लिख के एक नया टर्म सीखेंगे यहां पर, उसकी मैं यहीं पर चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो ये तो यहां पर हो गई एक नए तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह करके। फिर देखो दूसरे तरीके से मैं बात करूं, दो रिएक्शन लिखी थी, एक तो ये वाली लिखी थी कि जिंक जो है वो क्या कर रहा है, Zn+2 में जा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और एक तो ये वाली रिएक्शन लिखी थी, और एक क्या था कि कॉपर +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को खा रहा है, गेन कर रहा है, बोलूं तुम्हें क्या कर रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यही हो रहा है। अब यहां पर देखो क्या है, ये जिंक से Zn+2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चला मुझे ऑक्सीडेशन का, ये एरो दिख रहा है, उसके राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन दिख गए तो ऑक्सीडेशन, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन दिखे तो क्या मैं बोलूंगा, मैं यहां पर क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इतना ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों ही रिएक्शन को क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर दे रहा हूं। इन दोनों रिएक्शन को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, इस एरो के इधर की साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, इस एरो को इधर की साइड 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड के अपोजिट साइड में, तो जब मैं इसको इस तरीके से ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गए, और इनको एज इट इज जोड़ दूंगा। तो ये देखो ये जिंक है, ये जिंक ऐसे लिख दिया। फिर यहां से देखो इस एरो के इधर जितना भी मेटेरियल है उसको जोड़ दो, तो जिंक है इधर, और इधर क्या है, Cu+2। फिर देखो ये एरो लगा दो इधर, फिर देखो इस एरो के जो बाकी इधर की साइड है उसको प्रोडक्ट की साइड वो लिख दो। तो यहां देखो एक तो Zn+2 है, और देखो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा, क्या बच गया, एक कॉपर बच गया। ठीक है, अब देखो यहां पे इसमें देखो क्या हो रहा है, जिंक से किस में जा रहा है, Zn+2 में इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो हम लोग ने क्या बोला कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर यहां से देखो कॉपर +2 है, वो किस में जा रहा है, कॉपर के अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो वहां क्या बोलूंगा कि वो रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे देखो यहाँ पे जिंक से Zn+2 में जा रहा है ना, तो जिंक से जब Zn+2 के अंदर कब गया होगा, जब इसने क्या क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, E- से क्या साइन कर दिया मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहां से देखो ये कॉपर +2 से जो है वो किस में जा रहा है, इस कॉपर में जा रहा है, किस में जा रहा है, ये इस कॉपर में जा रहा है। ठीक है, इस कॉपर में गया, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में गया, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हुआ होगा यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने बता दी कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है शॉर्ट फॉर्म में। यहां पर देखो कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके से लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, रिडक्शन। अब एक बात देखो, इस पूरी रिएक्शन को देखते रहना, जिसको मैं, ये पूरी रिएक्शन तो एक ही है ना, ये पूरी रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन। अब देखो एक सिंगल रिएक्शन है, इसी एक सिंगल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसी एक सिंगल रिएक्शन को देखो, इतना देखो बस पार्ट, ये वाला पार्ट देख लो, इस पार्ट को ऑब्जर्व करो। इस पार्ट के अंदर जिंक से Zn+2 गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से कॉपर गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो उस रिएक्शन को बोलता हूं मैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलता हूं मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई पूछे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जब किसी भी एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी
एक साथ हो रहे हैं, एक साथ ही एक ही रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी जब भी होगा तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आए बात को कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ये तो तुम्हारी पूरी कहानी किसकी थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की थी, ठीक है। और एक नया टर्म यहां डिफाइन कर दिया था, किसको, रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। किसको डिफाइन किया यहां पे, रिडॉक्स रिएक्शन को। तो कोई हमसे पूछे कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलता हूं मैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो मैं बात करूंगा वो बात करता हूं एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से सुनते रहना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बात करता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक जो टर्म है वो क्या है, रिड्यूसिंग है, उसका मतलब भी समझ लेना क्या होता है, रिड्यूसिंग का मतलब, ठीक है बच्चों। एक तो ऑक्सीडेशन है ही, और साथ में देखो क्या है दूसरा टर्म, रिड्यूसिंग है। देखो ये जो ऑक्सीडाइजिंग होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करता हूं। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले को क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। या फिर कहने का मतलब है खुद का क्या करता है, ये रिडक्शन करता है, इटसेल्फ खुद का क्या कर रहा है, एक रिडक्शन कर रहा है, और दूसरे का क्या करता है, अनदर ऑक्सीडेशन कर देता है। इसको सुनते रहना। ऑक्सीडाइजिंग एक तो वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग मेरे पास, और एक दूसरा वर्ड है मेरे पास रिड्यूसिंग, ठीक है। इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, इटसेल्फ रिडक्शन, खुद का क्या कर रहा है, इटसेल्फ मतलब खुद का तो रिडक्शन कर रहा है, और अनदर का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरों का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलूंगा मैं, दो तरीके के एजेंट है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि खुद का क्या कर रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है, खुद अपनी स्पीसीज का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, दूसरे वाले का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। अभी बस सुनते रहा, अभी जैसे ही रिएक्शन दूंगा वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब समझो, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, इटसेल्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और दूसरों का क्या कर रहा है, अनदर रिडक्शन कर रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरों का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अब एक बात देखो, यहां पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है तो उसका अपोजिट क्या काम करेगा, रिडक्शन करेगा। यहां पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद अपना क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा, दूसरे वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। यहां पर देखो वर्ड क्या है, रिड्यूसिंग, तो खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा, और दूसरे वाली स्पीसीज का क्या कर देगा, रिडक्शन करेगा। ये तो हो गई बात तुम्हारी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की। अभी इसको मैं एग्जांपल ले से क्लियर करता हूं, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आता ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इतनी आसानी से, ठीक है। तो एग्जांपल देखो क्या है, ये तो पूरा एक वो वाली बात होगी कि नोट्स बनाने वाली कि भाई वो हो गया, ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। इसी से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ये जरूर लिख लेना, इससे अभी क्लियर कर रहा हूं इसको, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग देखो है क्या, इसकी चर्चा उठा दूं मैं एक बार। भाई चर्चा उठाने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन ये इस तरीके से थी, जिंक था, ठीक है, और यहां से देखो कॉपर था, वो Cu के ऊपर +2 था, ठीक है, और यहां से ये वाली रिएक्शन हो रही थी, तो यहां से क्या बनना था, जिंक +2 बन रहा था, और यहां से देखो क्या बनना था, कॉपर। ये भी देखी सी रिएक्शन है, अभी देखी थी इसको, जिसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, जिंक से Zn+2 में जा रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो Cu+2 ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन खा के किस में बदल दिया, Cu के अंदर बदल दिया, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक
ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो ये जो जिंक है वो क्या कर रहा है, अपना तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, और जो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं उसको मैंने क्या बोला, वो क्या होते हैं, जो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं वो सब क्या होते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो जिंक है वो क्या कहलाया, जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहलाया, क्योंकि जिंक ने क्या कर लिया, अपना ऑक्सीडेशन कर लिया। जब भाई अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सामने वाले का, दूसरी वाली स्पीसीज का जो है वो क्या करेगा, दूसरी वाली स्पीसीज का वो रिडक्शन कर देगा। समझ गया आपको। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, अपना ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों को क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पे Cu+2 क्या कर रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और जब रिडक्शन कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कि ये कैसा एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, खुद का रिडक्शन कर लेता है, और ये जो सामने वाली स्पीसीज है इसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन करता है। और यही हो भी रहा है। तो ये वाली जो स्पीसीज है अपना ऑक्सीडेशन कर रही है, और सामने वाली जो स्पीसीज है इसका क्या कर देती है, रिडक्शन कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, अपना तो ये रिडक्शन कर रहा है, और देखो सामने वाली स्पीसीज क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो क्या करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरों का क्या कर देते हैं, रिडक्शन। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का रिडक्शन कर देते हैं और सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो, अभी भी ना समझ में आया तो अब देखो एजेंट से समझाता हूं मैं तुम्हें अच्छे से। अब देखो भाई, ये जो एजेंट है ना, इसका बहुत बार तुमने नाम सुना होगा, डेली लाइफ में तो सुना ही होगा एजेंट का नाम। तो अब सुनाता हूं तुम्हें, LIC एजेंट का नाम सुना है, पागल कर देता है जिसके पीछे पड़ जाता है LIC एजेंट, यही होता है भाई, सुनते रहो। ये जो एजेंट वर्ड है ना, ये तुमने बहुत बार सुना होगा अपनी डेली लाइफ में। ये एजेंट जिस भी चीज का एजेंट हो, जिसके पीछे पड़ जाए उसको कर देगा पागल। तो मैं उठाता हूं एक LIC एजेंट को। LIC तो पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस वाला होता है LIC, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा। ठीक है, LIC एजेंट की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो LIC एजेंट होता है ना, इसको देखो, एजेंट बहुत तरीके होते हैं, और एजेंट जिसको भी पकड़ ले भैया उसको कर देते हैं पागल। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, यहाँ पर LIC एजेंट होते हैं। LIC एजेंट देखो करते क्या हैं, LIC एजेंट ये करते हैं, वो समझाएंगे, पूरी पॉलिसी देंगे, भाई हमारी LIC भारतीय जीवन बीमा ये देती है, वो देती है, मरने के बाद भी ये देगी, वो देगी, तुम्हारी ये देता है। ये क्या करता है, ये एक एजेंट है। ये क्या एजेंट है, अपनी LIC ना करके वो सारी दुनिया की LIC करता रहेगा। अपनी LIC ना करके वो क्या करेगा, सारी दुनिया जहां की क्या करेगा, LIC करेगा। अपनी LIC तो इसलिए नहीं करेगा, उसको सारी अपनी कंपनी की पॉलिसी पता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, दो वर्ड है, एक तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको मैं OA से लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं OA से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और रिड्यूसिंग एजेंट को मैं RA से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देखो, ऑक्सीडाइजिंग के आगे क्या लगा हुआ है, एजेंट लगा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग के आगे एजेंट लगा हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेगा, LIC एजेंट की तरह तो काम करेगा। अपना ऑक्सीडेशन ना करके क्या करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, सारी दुनिया का ऑक्सीडेशन कर देगा, और खुद का क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा। समझ गया। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट देखो, यहां पे लग चुका है एजेंट, तो एजेंट किसी को पकड़ेगा तो पकड़ लेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, अपना रिडक्शन ना करके सारी दुनिया संसार में जो भी स्पीसीज होंगी उनका क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। जब रिडक्शन कर देगा तो वो क्या करेगा, अपना क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। अब तो आगे बात समझ में क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो एक टाइप की और रिएक्शन है मेरे पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लियर हो गया। फिर देखो एक और टाइप की रिएक्शन है, हालांकि तुम्हारे बुक में नहीं होगी, कहीं कहीं मिल जाती है। ठीक है, किसी किसी एक स्टैंडर्ड बुक में मिल जाए तो देखो वो है क्या, उसकी कहानी तुम्हें सुनाता हूं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको पढ़ाई देते हैं भाई, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाने तो इसे पढ़ा दो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, तो भाई प्रेसिपिटेट क्या होंगे, बनेंगे, सीधी सी बात है उस रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन को सुनते रहना। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये वाला तो एग्जांपल देखा ही होगा, अभी रिएक्शन भी लिखी थी मैंने कि यहां से क्या है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। ठीक है बच्चों, और जब ये कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो यहाँ से BaSO4 बन जाएगा, और यहाँ से देखो Na और Cl को पकड़ लेगा, NaCl को पकड़ेगा तो NaCl का नमक बन जाएगा, टाटा नमक। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, ये जो BaSO4 होता है इसकी क्या बनती है, PPT बन जाती है, जो क्या होती है, उसको हम लोग इस तरीके से एरो से शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है यहाँ पर क्या बन रही है, पीपीटी बन रही है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, एक फ्लास्क है, फ्लास्क क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में होता है भाई, तो इसके अंदर सोडियम सल्फेट भरा पड़ा है। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से गोले गोले क्या है, गोल गोल से बना दे रहा हूं मैं, क्या बैठे हुए एक, तो गोल गोल से जो है वो क्या बैठे हुए, एक सोडियम सल्फेट है Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बैठा हुआ। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखो, इसके अंदर हम लोग BaCl2 को डाल रहे हैं। ठीक है, किसको डाल रहे हैं हम लोग, बेरियम क्लोराइड BaCl2 को डाल रहे हैं। देखो क्या है, ये जो Na2SO4 है ना, वो भी एक सॉल्यूबल सॉल्ट है, क्या एक सॉल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी क्या एक सॉल्यूबल सॉल्ट है, दोनों ही सॉल्ट हैं, दोनों ही क्या नमक है, ये भी Na2SO4 नमक है, सॉल्ट है, और BaCl2 ये भी सॉल्ट है, दोनों ही कैसे हैं, एक सॉल्यूबल सॉल्ट है, क्या एक सॉल्यूबल सॉल्ट है। और साथ में देखो इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ, पानी भरा हुआ है। जो पानी होता है उसको क्या बोलता हूं मैं, एक कैसा है वो, एक्वस है। जब भी सॉल्ट होता है पानी के अंदर तो उसको क्या बोल देता हूं मैं, क्या है वो, एक्वस है। तो देखो दो सॉल्यूबल सॉल्ट हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जब ये आपस में मिलेंगे तो यहां पर देखो क्या बनता है, यहां पर जो है वो क्या बन जाएगा, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है। जब दो सॉल्यूबल सॉल्ट क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है। वो जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है वो यही है, बेरियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो BaSO4 है, जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, वो क्या करता है, इस फ्लास्क के अंदर नीचे बैठा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है। अब जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं वो तो हमारे भाई घुलते नहीं है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पानी वगैरह के साथ, जो सॉल्यूबल सॉल्ट होता है तो घुल जाता है। तो जो दो सॉल्यूबल सॉल्ट क्या करते हैं, आपस में घुल जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या बनते हैं, इनसॉल्यूबल सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है वही क्या होती है, पीपीटी होती है, प्रेसिपिटेट होती है। और इसी पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, वो देखो, देखो स्टेटमेंट है क्या, देखो स्टेटमेंट की बात करें हम तो स्टेटमेंट है कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सॉल्यूबल सॉल्ट, दो या फिर उससे ज्यादा के सॉल्यूबल सॉल्ट होंगे, टू कंबाइन, वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मतलब समझ लो क्या होगा, वहां पे पानी वाला मीडियम होगा, पानी मीडियम होगा पूरा, एक्वस मीडियम। तो देखो क्या करेंगे, टू फॉर्म, वो क्या वहां पर क्या फॉर्म होगा, टू फॉर्म ए इनसॉल्यूबल सॉल्ट, वो क्या करेंगे, इनसॉल्यूबल सॉल्ट को फॉर्म करेंगे। तो ये जो एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, पीपीटी का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख देते हैं। और इस टाइप की जो भी रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इज नॉन एज, इसको नॉन एज, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा जितने भी टाइप्स के रिएक्शन थे, जितने भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह में भी जो भी रिएक्शन दे रखी थी वो सारी यहाँ पर मेंशन कर दी हम लोगों ने।
ठीक है, सारी पढ़ लिया अच्छे से। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, एक तो टॉपिक हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बच रहा है, साथ में एक कोरोजन बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, जंग लग जाना। ठीक है, कोरोजन बच रहा है, और साथ में रेंसिडिटी बच रहा है। इन तीनों ही टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है बच्चों।